सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से नए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे। इन निर्देशों में कई जिलों में काफी रियायतें दी जा सकती हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया कि कोविड-19 से लड़ने के लिए लगाया गया लॉकडाउन काफी प्रभावी रहा है और फिलहाल जारी दिशा निर्देशों में 3 मई तक कोई छूट नहीं दी जाएगी। बुधवार को हुई एक समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि 4 मई से जारी होने वाले दिशा निर्देशों के बारे में आने वाले दिनों में सूचना दी जाएगी। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है कि राज्यों में प्रवासी मजदूरों सहित विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के अंतर्राज्यीय आवागमन को सुगम बनाया जाए। हालांकि मंत्रालय ने इसके साथ कुछ शर्तें भी लागू की हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऐसे व्यक्तियों को भेजने या प्राप्त करने के लिए मानक प्रोटोकॉल तय करना होगा। नोडल अधिकारियों को ऐसे लोगों को पंजीकृत करना होगा। ऐसी स्थिति में जब कुछ लोग सामूहिक रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं तो इसके लिए दोनों राज्यों को सड़क मार्ग से परिवहन के लिए सामूहिक अनुमति देनी होगी। यात्रा करने वालों की स्क्रीनिंग होगी और जिसमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं दिखेंगे उन्हें ही यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा से पहले बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और बस में बैठने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। गृह स्थान पर इन यात्रियों को क्वारंटीन में रहना होगा जहां उनकी जांच की जाएगी। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की वैश्विक स्तर पर तारीफ हो रही है। देश के 300 जिलों में कोविड-19 का कोई केस नहीं है और महज 129 जिलों में हॉटस्पॉट हैं। पिछले 7 दिनों में देश के 80 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना वायरस का एक भी नया केस सामने नहीं आया है। पिछले 14 दिनों में 47 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है, जबकि 39 जिले ऐसे हैं जहां 21 दिन में कोई केस सामने नहीं आया है। वहीं 17 जिले ऐसे भी हैं जहां 28 दिनों से कोविड-19 का कोई केस सामने नहीं आया है। भारत में पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमण के डबलिंग रेट में सुधार हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में डबलिंग रेट 11.3 दिन हो गया है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में मृत्यु दर 7% के आसपास है, वहीं भारत में मृत्यु दर महज 3% है। भारत में केवल 0.33% रोगी वेंटिलेटर पर हैं, वहीं महज 1.5% रोगियों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है और 2.34% रोगी आईसीयू में हैं, जो देश भर में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को दर्शाता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में आवश्यकता से अधिक अनाज उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत से अब तक पात्र किसानों के बैंक खातों में लगभग 71,000 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान किसानों को 17,986 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। साथ ही कहा कि 57,07,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ग्रीष्मकालीन बुआई हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 3 मई के बाद भी राज्य में कर्फ्यू 2 हफ्ते यानी 17 मई तक के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा की है। वहीं केरल में कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से उबरने के लिए पूरे राज्य में 1,80,000 हेक्टेयर बंजर भूमि पर व्यापक कृषि परियोजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य अनाज, रोजगार और आय सृजन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में हार्डवेयर की दुकानें खुल गई हैं और मनरेगा के तहत कार्यों को अनुमति दे दी गई है। कोरोना संकट के बीच राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मिशन कनेक्ट के तहत उच्च सदन के सभी सदस्यों, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों, वर्तमान और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस दौरान एम वेंकैया नायडू ने उनसे उनके परिजनों की सुरक्षा और संबंधित क्षेत्रों में कोरोना की स्थिति के बारे में पूछा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने मिशन कनेक्ट के तहत राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 241 सदस्यों से बात की। इनमें वो सदस्य भी शामिल हैं जो हाल में सेवानिवृत्त हुए हैं या हाल ही में फिर से चुने गए हैं। इस दौरान कई सदस्यों ने अगले सत्र के बारे में पूछा। सभापति ने कहा कि यह जमीनी स्थिति पर निर्भर करेगा। अभी पूरा देश कोरोना संकट से निपटने की कोशिश में जुटा है, ऐसे में इस पर बाद में विचार किया जाएगा।
इसके अलावा एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा के साथ बातचीत की। सभापति ने कोरोना संकट के दौरान कई राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ भी कोविड-19 की स्थिति के बारे में चर्चा की। इस बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने कहा है कि टर्मिनल सेमेस्टर छात्रों की परीक्षाएं इस साल जुलाई महीने में कराई जाएंगी, जबकि इंटरमीडिएट सेमेस्टर छात्रों का आकलन और उनके मौजूदा और पिछले सेमेस्टर के आधार पर किया जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि हर एक विद्यालय में छात्रों की परीक्षाओं और एकेडमिक कैलेंडर जैसे मुद्दों पर विचार करने और फैसला लेने के लिए कोविड-19 सेल का गठन किया जाएगा। कोविड-19 जैसे एक सेल यूजीसी में भी होगी जो जल्द से जल्द फैसले लेने का काम करेगी। जहां तक परीक्षाओं की बात है, विश्वविद्यालय इन्हें जल्द पूरा करने के लिए वैकल्पिक या दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। परीक्षाओं की समय अवधि 3 से घटाकर 2 घंटे की जा सकती है। अगर संस्थान चाहे तो प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्काइप के जरिए भी ले सकते हैं। इन सभी उपायों को अपनाते हुए विश्वविद्यालय को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। लॉकडाउन की वजह से 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाओं को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयासों के बीच सीबीएसई ने बयान जारी किया है। सीबीएसई ने साफ किया है कि 10वीं और 12वीं की बाकी परीक्षाओं के आयोजन को लेकर उसके फैसले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लॉकडाउन खत्म होने और स्थिति सामान्य होने के बाद ही सीबीएसई मुख्य 29 विषयों के पेपरों का कार्यक्रम जारी करेगी। सीबीएसई ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हालात की समीक्षा करके परीक्षा की तारीखों पर फैसला किया जाएगा और परीक्षा की सूचना 10 दिन पहले दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की और उसके प्रभाव को कम करने के लिए अपने अपने देश में उठाए जा रहे कदमों से एक दूसरे को अवगत कराया। दोनों नेताओं ने सार्क के सदस्य देशों के नेताओं के बीच 15 मार्च को सहमत विशेष व्यवस्थाओं को लागू करने की दिशा में हुई प्रगति पर प्रसन्नता भी व्यक्त की है। इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।